Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 2 of chapter 11 Dual Nature of Matter and Radiation. और पिछले लेक्चर में बताया मैंने आपको कि एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू और किसी मटेरियल का वर्क फंक्शन होता है h न्यू नॉट। यहाँ पर न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखा सकती। न्यू फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की। फोटोन कितनी एनर्जी लेकर आया है वो h न्यू कही जाएगी। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल कहेंगे, सॉरी, तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल एनर्जी होती है। और आइंस्टाइन की इक्वेशन बन गई है काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट कहा जा सकता है। एच न्यू एनर्जी फोटोन लेकर आया, उसमें से डब्ल्यू नॉट यूटिलाइज कर ली गई इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो काइनेटिक एनर्जी बन गई बाकी एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, जिसे चाहे तो आप एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख सकते हैं। और इस काइनेटिक एनर्जी को न्यू माइनस न्यू नॉट कुछ इस तरह से आइंस्टाइन की इक्वेशंस को अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसा न्यूमेरिकल जो फाइंड आउट करना होगा उसके अकॉर्डिंग लिख पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स किस तरह के क्वेश्चन पेपर में इस पर पूछे जाते हैं, आपसे कितने तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर, और फिर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जिसके बाद हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा पाएंगे। और एक क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन। हमें कहा गया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन। What is the frequency of a photon? एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ऑफ एनर्जी, जिसकी एनर्जी गिवन है आपको ऑफ एनर्जी 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक फोटोन की एनर्जी 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आप ये बताइए कि इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी, किस लाइट का है ये, जिस लाइट का ये फोटोन है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी। ऐसा आपसे अगर पूछा जाए तो आप जवाब किस तरह से देंगे अपना। फोटोन की एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। H यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, सबकी अपनी SI यूनिट है भाई। फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट हर्ट्ज है, एनर्जी की SI यूनिट जूल है, वर्क फंक्शन भी जूल में है, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है, काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है तो उसकी भी SI यूनिट जूल है। लेकिन अक्सर इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में और उससे अगले 13वें चैप्टर में, अगले 3 चैप्टर्स में एनर्जी की बात अक्सर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया करते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत कम है, छोटी यूनिट का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी अगर लिखी हुई है तो फ्रीक्वेंसी तो SI यूनिट्स में आएगी, इसलिए तो एनर्जी 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो गिवन है 6.3 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आने के लिए 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 66.3 को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दिखाया मैंने आपको कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल होते हैं। ये अगर एनर्जी है तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। एनर्जी 66.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 लिखी जा सकती है जूल में चेंज करने के बाद, इज इक्वल टू एच न्यू के है। न्यू फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड में आएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -34 होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद भी हो जाएगी, पेपर में भी गिवन होती है, कांस्टेंट सही है इस तरह से।
फ्रीक्वेंसी इस फोटोन की क्या रही होगी भाई, ये 66.3 है, ये 6.63 है। अगर डेसिमल हटाया जाए तो ऊपर भाई 10 बचेगा और इनटू में 1.6 इंटू माइनस की 34 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, प्लस होएगी तो इस वाले 10 के कारण कितनी हो जाएगी भाई आपके पास 35 हो जाएगी। 35 में से 19 गया तो कितनी बचेगी 16 बचेगी। 1.6 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इस फोटोन की। जिस लाइट का ये फोटोन है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी 1.6 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी पाई गई है। तो ये बात आपको क्लियर रहे कि भाई एनर्जी गिवन थी, इस केस में तो सिंपल एनर्जी गिवन थी और हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी, या फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और हमसे एनर्जी पूछी जा सकती है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जानेंगे, ये तो एनर्जी फाइंड आउट करने और हमने प्लैंक्स कांस्टेंट का यूज करने की बात जान ली है। एक क्वेश्चन और है जिसकी बात करते हैं हमें, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब एक ही वेवलेंथ वाली लाइट है हमारे पास और मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज गिवन है। फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज गिवन है और ये कहा गया कि जिस बल्ब से ये लाइट आ रही है, जिस बल्ब से ये लाइट आ रही है उसकी पावर जो है, द पावर एमिटेड इज 2 इंटू 10⁻−3 वाट। तो 2 मिलीवाट का है ये, इसका मतलब 2 इंटू 10⁻−3 वाट पावर है इस बल्ब की। तो इतनी पावर ये इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ले रहा है और उस इलेक्ट्रिसिटी को ये फोटॉन्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपसे एक बात तो ये पूछी गई है, द पावर ये गिवन है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। एक जवाब तो ये दे दीजिए कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है। ये बात सभी बच्चे बहुत अच्छे से बता पाएंगे, हर एक बच्चा इस बात को जान पाएगा, हर एक बच्चा जान पाएगा कि फोटोन की एनर्जी कितनी है। और इसके बाद फोटोन की एनर्जी कितनी है हर बच्चा जान पाएगा। और उसके बाद पूछा गया है हाउ मैनी फोटोन्स आर एमिटेड पर सेकेंड। हाउ मैनी फोटोन्स आर, हाउ मैनी photons are emitted, how many photons are emitted per second में, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ये बात जाननी है हमें। तो ये आंसर कैसे किया जा सकता है आंसर को समझिए ध्यान से भाई। फ्रीक्वेंसी गिवन है किसकी, फोटोन की, और जो बल्ब है पावर गिवन है उस बल्ब की भाई। तो एनर्जी ले रहा है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, उसे हीट एंड लाइट में कन्वर्ट कर रहा है एक बल्ब। तो जो लाइट वो प्रोड्यूस कर रहा है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फोटोन की एनर्जी बतानी है आपको। और दूसरी बात, पावर अगर गिवन है तो आपको फोटॉन्स बताने हैं कितने होंगे एक सेकंड में जो ये बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है। फर्स्ट पार्ट भाई एनर्जी फोटोन की फॉर्मूला है h न्यू के इक्वल, और अगर मैं h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 पुट करूं और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 इंटू 10⁻14 पुट करूं, एनर्जी का मेरा आंसर जूल में आ जाएगा। 6.63, 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 जा 36, 37 का 7 कैरी 3, 6 जा 37 और 3 39.78 इंटू में 39.78 इंटू 10⁻14 जूल कह लीजिए इसे, या फिर भाई 3.978 कर दीजिए इधर इसको। तो 3.978 इंटू 10⁻, अब ये 15 लिखा जा सकता है जूल में।
इतनी एनर्जी है एक फोटोन की। अगर कोई पूछे मुझसे जूल में आंसर पूछे तो 3.978 लगभग 4 लिखा जा सकता है, इसे राउंड ऑफ कर 4 इंटू 10⁻15 जूल एक फोटोन की एनर्जी है। तो इतनी एनर्जी एक फोटोन की है इस केस के अंदर। अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो इसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया जाना चाहिए। अगर ये आंसर जूल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको बताना है तो आप इसी एनर्जी को भाई ये 3.978 इंटू 10⁻15 को अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया जाए तो ये एनर्जी का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जा सकेगा। तो ये आप करेंगे कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से चेंज करने के लिए। अगली बात क्या है भाई, दूसरा पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाए तो कैसे किया जाएगा। एक सेकंड में कितने फोटॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है ये बल्ब, ये बताना है हमें कि एक सेकंड में कितने फोटॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी जिससे मैंने एक फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट कर ली, और मुझे गिवन है पावर गिवन है। वैसे पावर क्या होती है, पावर का मतलब है एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है एक सेकंड में, उतनी ही एनर्जी को हीट एंड लाइट में यानी फोटॉन्स में कन्वर्ट कर रहा है एक सेकंड के अंदर। इस तरह से पावर का मतलब है एनर्जी कंज्यूम कितनी करी यूनिट टाइम में या एनर्जी कन्वर्ट कितनी करी यूनिट टाइम में। लेट कर लेते हैं भाई इस तरह से, लेट कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड में। मान लीजिए कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं जो एमिट हुए हैं, रिलीज हुए हैं बल्ब से एक सेकंड के अंदर में। तो एक सेकंड में कितने फोटॉन्स हैं, कैपिटल N है भाई। एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है, h न्यू। कितने फोटॉन्स एक सेकंड में आए, कैपिटल N। तो क्या ये पूरी टर्म ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही, h न्यू एनर्जी है किसकी, एक फोटोन की, और n है नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आए हैं एक सेकंड के अंदर। तो n इंटू में h न्यू, n इंटू में h न्यू रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, E है, h न्यू के इक्वल है, और n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एक सेकंड के अंदर आए हैं। तो यानी एक सेकंड में इतनी एनर्जी आई है, एक फोटोन की एनर्जी E है और n नंबर ऑफ फोटॉन्स एक सेकंड में आए हैं। तो NE क्या बन गया, टोटल एनर्जी जो एक सेकंड में आई है। और एक सेकंड की इस एनर्जी को ही तो पावर कहेंगे भाई, एक सेकंड की इस एनर्जी को ही तो पावर कहेंगे। और इसीलिए आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने हैं एक सेकंड में कितने आए होंगे, पावर को डिवाइड कर देता हूं किससे, एक फोटोन की एनर्जी से। पावर का मतलब एक सेकंड में कितनी एनर्जी बल्ब दे रहा है आपको फोटोन की फॉर्म में, और E है हर एक फोटोन की एनर्जी। तो डिवाइड करने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स पता चलेंगे। तो एक फोटोन की पावर कितनी है, ये 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 पावर गिवन है एक फोटोन की। और एक फोटोन की एनर्जी भाई 3.978 को राउंड ऑफ कर दिया जाए और 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 लिख दिया जाए तो बड़ा अच्छा आंसर आपका आ सकता है आसान कैलकुलेशंस में। 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15, 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 हमारा आंसर जो जूल में आ गया था। तो 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15,
फ्रीक्वेंसी थी हमारी, एनर्जी थी फोटोन की इतनी, और h न्यू किया था आपने, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने के बाद 14 नहीं था भाई, ये गलती हुई थी पीछे, आप इसे ठीक करेंगे कि h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, फ्रीक्वेंसी 14 थी, -34 और प्लस का 14, यहाँ हमारे पास माइनस का 20 बच गया था भाई, यहाँ हमारे पास माइनस का 20 बच गया था, और इसे इस डेसिमल को इधर करने के बाद ये माइनस का 19 बच गया था, इस तरह से ये माइनस का 19 बच गया था। इसमें यहाँ करेक्शन करिएगा पीछे जाकर इसमें थोड़ी सी, तो 4 इंटू 10⁻⁻19 है, यहाँ पर भी -19 है ये, क्योंकि ये डेसिमल इधर किया तो -19 हुई। इतनी एनर्जी एक फोटोन की थी, 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी है किसकी, फोटोन की यहाँ पर, और यहाँ पर भी माइनस की 19 आएगी, माइनस की 19 से माइनस की 19 तो कट ही जाएगी ये, और 1.6 से 3 पॉइंट जब इसे डिवाइड करेंगे आप तो 16 2 जा कम समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आपका आ जाएगा। और उसी को 4 इंटू 10⁻⁻19 को यहाँ पर यूज करूंगा भाई मैं, 2 को डिवाइड करेगा 4 5 जा 20 होता है, 0.5 पर डिवाइड करेगा, तो 2 को डिवाइड किया 0.5 पर, और माइनस की 19 ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी तो 16 बचेगी, 5 इंटू 10 की पावर 15 फोटॉन्स पर सेकेंड में। तो एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, 5 इंटू 10⁻15 फोटॉन्स हर एक सेकेंड में आ रहे हैं बल्ब से। जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी कहा जाएगी, जितने ज्यादा फोटॉन्स प्रोड्यूस करेगा उतनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी मानी जाएगी। जबकि वेव वाले चैप्टर में इंटेंसिटी डिपेंड किस पर करती थी, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती थी। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा वेव का उतनी ज्यादा क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती थी, पिछले चैप्टर में एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती थी। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी। मगर ये चैप्टर कहता है जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे एक सेकंड में उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। तो एक फोटोन की एनर्जी किस फॉर्मूले से आ गई, एच न्यू वाले फॉर्मूले से आ गई, और उसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ की कैलकुलेशंस ठीक कर दी भाई मैंने, तब थोड़ी मिस्टेक हो गई थी हमसे। और उसके बाद एक सेकंड में कितने फोटॉन्स आए इसके लिए लेट कर लिया गया कि कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स है। कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स है जो एक सेकंड में आए हैं, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करी। पावर इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू में एच न्यू किया। एच न्यू एक फोटोन की एनर्जी है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे इस तरह से पेपर में पूछा जाएगा, आपसे इस तरह से पेपर में पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन क्या कि आपको वर्क फंक्शन गिवन है, सोडियम का वर्क फंक्शन 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है ये सारे, और यहाँ पर मेटल कौन सा है या मटेरियल कौन सा है उसकी बात। पोटेशियम का वर्क फंक्शन 2.15 है यहाँ पर, और मोलिब्डेनम का वर्क फंक्शन जो है वो 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको सोडियम, पोटेशियम और मोलिब्डेनम का वर्क फंक्शन गिवन है यहाँ पर, और आपसे पूछा गया कि किस केस में 300 नैनोमीटर की लाइट, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ
इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर की वेव, इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर किस केस में इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगी? इन ईच ऑफ द मेटल्स इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, which of them will not emit photoelectrons and why? आपसे ये पूछा गया किस केस में इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकती है ये लाइट और किस केस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी। ऐसे ही क्वेश्चंस लगभग इस टाइप के अगले चैप्टर में भी आएंगे, 12वें चैप्टर में। तो तरीका एक बार सीखिए भाई। पहली बात तो लाइट इस वेवलेंथ की आई है, तो लाइट एनर्जी लेकर आई है। एनर्जी कितनी लेकर आई है? फोटोन बताएगा। फोटोन की एनर्जी का एक फॉर्मूला है भाई। अगर इस बात का जवाब हमें देना है कि 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट इनमें से किस केस में इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकती है और किस केस में इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड आउट करिए पहले। एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड आउट करिए पहले कि एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू। फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है हमें, वेवलेंथ गिवन है। फ्रीक्वेंसी को h, फ्रीक्वेंसी को c बाई लैम्बडा लिखा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ है भाई यहाँ पर। और अब प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34, c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और डिवाइडेड बाई लैम्बडा। लैम्बडा वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर कोई ऐसा यूनिट नहीं है। नैनो के लिए 10 रेज़ टू पावर -9 लगाइए, एंगस्ट्रॉन के लिए -10 लगाते हैं, पिको के लिए -12 लगाते हैं। इनटू मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये लैम्बडा है और ये सब h c बाई लैम्बडा तीनों की वैल्यू रख दी। और मैं क्या रखने वाला हूं, ये आंसर पूरा मेरा जूल में आएगा। कंपैरिजन के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए क्योंकि वर्क फंक्शन तो मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो इसीलिए मैंने 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से साथ डिवाइड कर दिया। तो फोटोन की ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। ये फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। अगर ऐसा है भाई, ये 3 1 जा 3 है और ये 100 पर काटेगा इसे, 6.63 के डिवाइड में 1.6 लिखा जाए और इनटू में ये 100 इस -9 को 7 बना देगा, माइनस का 7 इसे माइनस का 26 बना देगा, माइनस का 26 ऊपर जाएगा तो माइनस का 26 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस का 26 और ये 8 प्लस की है यहाँ पर, तो ये 34 होगा। 34 से कैंसिल हो जाएगा, सारी पावर्स कैंसिल हो गई। इसका मतलब 6.63 को 1.6 से डिवाइड करना है और 6.63 को इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में 1.6 से बार बार डिवाइड करना आएगा। इसलिए आज जो आंसर आए उसे याद कर लेना ताकि बार बार कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। 6.63 को मुझे डिवाइड करना है, भाई डेसिमल से डेसिमल हटाऊं तो 663 और नीचे 160 लिखा जा सकता है। 663 को 160 से डिवाइड करना है, 16 4 जा 64 यानी 640, 3 बचेगा, 2 बचेगा, डेसिमल लगाओ 0 आएगा, 1 जा में जाएगा 160 बचेगा, 0 है, 13 में से 6 गए 7, 70 बचेगा और फिर 0 आएगी, फिर 16 4 जा 64 पे जाएगा ये, तो 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन की एनर्जी आ गई है। 4.14
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई है। इस फोटोन की जो एनर्जी आई है, फोटोन की ये एनर्जी सोडियम के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है। पोटेशियम के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है। मोलिब्डेनम का वर्क फंक्शन 4.17 है। फोटोन इतनी एनर्जी लाया ही नहीं कि मोलिब्डेनम का इलेक्ट्रॉन निकाल सके, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है इस फोटोन की एनर्जी से। या फिर ये कह लीजिए कि इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मोलिब्डेनम के लिए रही होगी उससे कम है, और इलेक्ट्रॉन निकालने जितनी एनर्जी नहीं आई, और इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकेगा। तो देयरफॉर आप ये कह सकते हैं, देयरफॉर दिस रेडिएशन cannot emit या eject इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोलिब्डेनम में। मोलिब्डेनम से ये कम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और इतनी एनर्जी ये नहीं लेकर आया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकेंगे जिसके अंदर वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी एनर्जी पूछी जा सकती है, या कहा जा सकता है कि एक लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है, काइनेटिक एनर्जी बताइए। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए h - w0 आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज किया जा सकता है। अब आइंस्टाइन की इक्वेशन और कुछ फॉर्मूले समझने के बाद हम और आगे चलते हैं, आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे। आगे के टॉपिक्स की बात करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लीजिएगा। भाई ड्रॉ करना पेपर में आ सकता है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होगा। मतलब ये तो जान लिया कि लाइट एक मेटल पर इंसिडेंट करी जाएगी, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, और काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होगा, जब इसे किया गया एक्सपेरिमेंट को तब किस तरह का सेटअप लगाया गया होगा। तो ये एक चैम्बर बनाया गया है इस तरह से। पहले ये एक चैम्बर बनाया गया, इसमें ये एक विंडो खाली रखी गई है, ग्लास विंडो है, ये ग्लास विंडो शीशा है ये एक तरह से। ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें से लाइट आ सकती है। और ये एक ट्यूब है भाई मेरे पास, ये एक ट्यूब बनाई गई है इस तरह से। तो ये एक वैक्यूम चैम्बर है, ये एक वैक्यूम चैम्बर है, और इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर, ये वैक्यूम चैम्बर है अंदर, इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर एक जिंक की प्लेट है। इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर एक जिंक की प्लेट है, और ये जिंक की जो प्लेट यहाँ पर दिखाई देगी आपको, तो ये जिंक की एक प्लेट दिखाई देगी आपको, ये जिंक की एक प्लेट है इस तरह से, और ये जिंक मेटल है। तो ये जिंक मेटल है, और ये जिंक मेटल मेरे लिए कैथोड बनेगा भाई। ये जिंक मेटल मेरे लिए कैथोड बनेगा, क्योंकि इस मेटल की प्लेट को मैंने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। V वोल्ट की मान लो ये बैटरी है, और ये की लगाई गई है, की को क्लोज कर दिया गया मान लो, और एक एमीटर लगाया गया, माइक्रो एमीटर या मिली एमीटर लगाया गया इस तरह से। यहाँ पर भी एक प्लेट है, यहाँ पर भी एक प्लेट है, और ये प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करी गई है। ये प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करी गई है, और इस प्लेट को एनोड कहा गया है। इस प्लेट को एनोड कहा गया है, और इस प्लेट का नाम कलेक्टर प्लेट भी है।
इस प्लेट का नाम कलेक्टर प्लेट भी है। ये कलेक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगी भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगी। किस तरह से? ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करी गई है, इसलिए ये वाली प्लेट कैसी हो गई है? पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। ये वाली प्लेट कैसी हो गई है? पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। और ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन कोई करंट सर्किट में अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्किट क्लोज ही नहीं हुई। यहाँ इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं है और अभी सर्किट में कोई करंट नहीं है। सर्किट में अभी कोई करंट नहीं है बैटरी लगाने के बाद भी। जब इस विंडो से लाइट को अलाउ किया जाएगा, चाहे वो सनलाइट हो या किसी बल्ब से आने वाली लाइट हो, तो जब इस लाइट को अलाउ किया जाएगा, लाइट को यहाँ इंसिडेंट होने के लिए अलाउ किया जाएगा, ये इंसिडेंट रेडिएशन है भाई, ये इंसिडेंट रेडिएशन है। ऐसा रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी लाइट यहां से विंडो से आई है और इस जिंक प्लेट पर डाली गई है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो ऐसी लाइट इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी जिंक के अंदर से भाई, जिंक प्लेट के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे हैं इस सरफेस से, इस जिंक के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलना चाहते हैं, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी उनकी अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। तो सामने वाली पॉजिटिव प्लेट, सामने वाली पॉजिटिव प्लेट जो है वो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाने लगेंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन की तरफ जाने लगेंगे इस तरह से, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाने लगेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो होने लगे हैं। इस जिंक वाली कैथोड से, इस जिंक से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाने लगेंगे और सर्किट में बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक करंट होगा। उस करंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। में ये एमीटर जिस करंट की रीडिंग शो कर रहा है उस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा, उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। ये प्लेट का पोटेंशियल जितना ज्यादा करूंगा मैं प्लस में, ये इलेक्ट्रॉन्स उतनी तेजी से आएंगे और उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। इस केस में उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा जितना मैं इसका पोटेंशियल इंक्रीज करूंगा। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक डायग्राम है, ज्यादा कुछ नहीं। नोट्स में बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन जो मैं बोलकर समझाया है वो लिखा गया है नोट्स में, आप उन्हें अच्छे से जानेंगे और देखेंगे। इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर मैं इस एनोड का पोटेंशियल डिक्रीज करने लगूंगा, अगर मैं इस एनोड का पोटेंशियल डिक्रीज करने लगूं, मान लीजिए पॉजिटिव कम करने लगूं इसका पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना कम कर देगी। इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे आएंगे, फिर करंट घटेगा सर्किट में। अगर ये पोटेंशियल घटते 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 इस कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल इस एनोड का पोटेंशियल में जीरो कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना क्या कर देगी? बंद कर देगी। फिर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे क्योंकि इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ये अगर फ्रीक्वेंसी इसकी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आएंगे, कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ आएंगे इस तरह से, और ये अट्रैक्ट नहीं करेगी। अगर पोटेंशियल जीरो हो गया एक तरह से तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर भी मूव करेंगे, फिर भी सर्किट में करंट होगा।
लेकिन अगर मैं एनोड का पोटेंशियल माइनस का कर दूं, भाई ये मैं सोचिए उसे एनोड कहेंगे फिर या नहीं, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव की बजाय अगर मैं नेगेटिव कर दूं, रिटार्डिंग पोटेंशियल कहेंगे उसे। अभी तक तो पॉजिटिव पोटेंशियल है इसका, हाई पोटेंशियल है किसके, जिंक के कंपैरिजन में हाई पोटेंशियल पर है कलेक्टर प्लेट, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही है, सर्किट में करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस प्लेट का पोटेंशियल माइनस का कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लगेगी, मगर इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वो दौड़ना चाहेंगे, दौड़कर यहाँ प्लेट के पास पहुंचना चाहेंगे, लेकिन वो रिपेल कर रही है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जी थी, पहुंच पाए। मैंने इस प्लेट का पोटेंशियल और नेगेटिव कर दिया, ये और रिपेल करेगी भी इस तरह से। एक पोटेंशियल इस प्लेट का ऐसा होगा जिस पर ये इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा रिपेल किए गए होंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी के कारण आगे आना चाहते हैं, लेकिन सामने वाली प्लेट रिपेल कर रही है, तो ये मूव ही नहीं कर पा रहे। एक वक्त ऐसा आएगा कि भाई इस कैथोड में और एनोड में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो V नोट हो गया होगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो इलेक्ट्रॉन को रोकने में कितना वर्क किया गया, कितनी पोटेंशियल एनर्जी दी गई। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है और V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस है इस प्लेट में और इस प्लेट में, तो V नॉट क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो पोटेंशियल जिस पर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पा रहे हैं, इस कलेक्टर प्लेट के उस नेगेटिव पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है, क्योंकि इस पोटेंशियल पर सारा का सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक गया है, कोई करंट सर्किट के अंदर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे कुछ काइनेटिक एनर्जी से, चलना चाहते हैं, लेकिन सामने वाली प्लेट पर पॉजिटिव की बजाय सोचिए दिमाग में अगर नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया जाए, वो इसको रोकने लगेगी, तो इस पर कितना नेगेटिव पोटेंशियल रखा जाए कि एक भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल ना पाए, और ऐसा करने वाले पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, पोटेंशियल प्लेट का V नोट है, चार्ज इनटू में पोटेंशियल वर्क होता है, तो कितना वर्क मैंने किया हर एक इलेक्ट्रॉन को रोकने में, चार्ज इनटू में पोटेंशियल फॉर्मूला लगाया है भाई मैंने, चार्ज इनटू में पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है और पोटेंशियल V नॉट है, जिस पर ये इलेक्ट्रॉन्स रुक गए हैं, और भाई ये EV नॉट पोटेंशियल एनर्जी है, और ये बराबर हो गई होगी काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी चाहती है इलेक्ट्रॉन्स चले, जो ये लाइट एनर्जी दे रही है वो काइनेटिक एनर्जी चाहती है इलेक्ट्रॉन मोशन में होने चाहिए, और जो ये प्लेट है उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज इनटू में पोटेंशियल वर्क डन वाला फॉर्मूला लगाया सेकंड चैप्टर से, EV नॉट पोटेंशियल एनर्जी है, वो चाहती है इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे, दोनों बराबर हो गए इसलिए इलेक्ट्रॉन रुक गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बाहर नहीं आ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थम गया है, रुक गया है। तो भाई EV नॉट बराबर लिखा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी के, जिसमें V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जिसमें V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है इस कलेक्टर प्लेट का जिस पे सारा का सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक गया है। भाई मैं आइंस्टाइन की इक्वेशंस जो कि बराबर है h न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट के, काइनेटिक एनर्जी बराबर h न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट के, काइनेटिक एनर्जी को EV नॉट भी लिखा जा सकता है, इसलिए आइंस्टाइन की इक्वेशन EV नॉट बराबर h न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी EV नॉट के इक्वल लिखी जा सकती है, जहां पर V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल की, डेफिनेशन लिख लीजिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल की। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है
लिख लीजिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द रिटार्डिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट at which all the photoelectric effect will stop। कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा, रुक गया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, सारा रुक गया है भाई सिस्टम। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो मैंने समझा है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हमने जाना किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया जाता है। तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सेटअप से डेफिनेशन समझी हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल की, कि इस प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा क्योंकि ये कलेक्ट करना चाहती है इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन इसका पोटेंशियल अगर माइनस में कर दिया जाए तो ऐसी वैल्यू पोटेंशियल की जिस पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे, सारा का सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाएगा, उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं भाई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको किस की बात आपको क्लियर है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन आपने लिख ली है। आइंस्टाइन की इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी और ईवी नॉट की फॉर्म में भी अब हम लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स करने के काम आएंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किस टाइप के होंगे मैं सब बताऊंगा आपको। तो बहुत सारी बात जानेंगे हम इस तरह से कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स इन पर पूछे जाएंगे। इस चैप्टर में इन फॉर्मूलों पर न्यूमेरिकल्स के साथ साथ ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है जो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। डेफिनेटली 101% इन ग्राफ में से 4 ग्राफ मैं आपको बताऊंगा, इनमें से कोई एक ग्राफ पेपर में आपसे जरूर पूछा जाएगा। और भाई सबसे पहली बात जो आई है यहाँ पर, आप सबसे पहले तो आप कहीं लिख लीजिए इस केस में कि इस चैप्टर में इंटेंसिटी किसे कहते हैं, लाइट की इंटेंसिटी क्या है। जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी कही जाएगी। तो इस चैप्टर में इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड में। एक सेकंड में कितने फोटॉन्स किसी मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट हो रहे हैं, वही टर्म क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी कहलाएगी। जितने ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे उतनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है फिर भाई? अगर मान लीजिए ये एक बल्ब है और इस बल्ब से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इस तरह से, तो भाई ये बहुत सारे फोटॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह से एक बल्ब बहुत सारे फोटॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो अलग अलग डायरेक्शन में फोटॉन्स जा रहे हैं। अगर मेटल की प्लेट दूर रखी हुई है इस तरह से, इंटेंसिटी बढ़ाने का तरीका ये भी है कि मान लो एक बल्ब ऑन किया हुआ है तो उससे कुछ फोटॉन्स आ रहे हैं और मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट हो रहे हैं। 2 बल्ब ऑन कर दिए जाए तो फोटॉन्स डबल हो जाएंगे भाई, एक सेकंड में ज्यादा फोटॉन्स आने लगेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाई जा सकती है। या फिर ये मेटल की जो प्लेट है, ये मेटल की जो प्लेट है ये पहले 1 मीटर पर रखी हुई थी। इस प्लेट को लाकर सेम प्लेट में, वही प्लेट है ये, तो साइज बिल्कुल सेम है इसका। अगर इस प्लेट को लाकर 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया जाए, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी लाइट की भाई। क्यों? क्योंकि भाई पहले फोटॉन्स जो थे, कुछ फोटॉन्स इस प्लेट पर आ रहे थे, मैं इसे अगर पास रखूंगा तो ज्यादा फोटॉन्स इस पर इंसिडेंट हो रहे होंगे, और इसीलिए मैंने ये कहा कि इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। पास लाने पर इंटेंसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, क्योंकि ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होने लगेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इस केस में। तो ये बात आपको अगर क्लियर है, बिल्कुल ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है इस तरह से कि इंटेंसिटी का मतलब है फोटॉन्स कितने आए हैं एक सेकंड में,
किसी सरफेस पर कितने फोटॉन्स एक सेकंड में आए हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड। भाई एक सेकंड में कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हुए हैं उसे इंटेंसिटी कहा जाएगा। ज्यादा इंटेंसिटी होगी ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, कम इंटेंसिटी होगी तो कम फोटॉन्स आएंगे। ये इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपने जान लिया है और सोर्स के पास आने पर इंटेंसिटी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी भाई, सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही रहेगी। तो अगर आप बल्ब को पास ले आते हो तो इंटेंसिटी बढ़ा दोगे, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी। ऐसा करने से फ्रीक्वेंसी लाइट को चेंज करने से चेंज होगी, कोई दूसरा बल्ब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो लाइट की। भाई पहला ग्राफ है भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है करंट पर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ बनाना है हमें। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ बनाना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ पूछा गया आपसे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ आपसे अगर पूछा जाए तो अगर मान लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या फर्क पड़ता है इंटेंसिटी का, ये पूछा जाए आपसे, तो y एक्सिस पर और x एक्सिस पर इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। अगर लाइट की इंटेंसिटी चेंज करी जाए, अगर लाइट की इंटेंसिटी चेंज करी जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या फर्क पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या फर्क पड़ेगा। और y एक्सिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया गया है, y एक्सिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और x एक्सिस पर इंटेंसिटी है अगर लाइट की। और आपसे पूछा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तब होगा जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। भाई ये ग्राफ तब बनाया जाएगा जब फ्रीक्वेंसी और न्यू जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं है फिर तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं निकलेंगे और इसीलिए कोई ग्राफ बनने की बात ही नहीं आएगी। भाई अगर फ्रीक्वेंसी लाइट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सर्किट में करंट होगा बैटरी लगाने पर। अब इंटेंसिटी पर करंट कैसे डिपेंड करता है, अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो करंट भी ज्यादा होगा। इस बात को फिर से ध्यान से सुनिए, लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ाई जाए तो ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे, ज्यादा फोटॉन्स होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के बढ़ने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम रही लाइट की इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाएगी। न्यूमेरिकल भी तो किया था हमने, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी नहीं लाया या वर्क फंक्शन जितनी भी नहीं लेकर आया तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। भाई इंटेंसिटी बढ़ने से ज्यादा फोटॉन्स आए हैं बट आए उतनी ही एनर्जी के साथ हैं। एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं हर ग्राफ से आपको वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाऊंगा जिससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात तो इसमें आप ये लिख दीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पर ऐसा ग्राफ क्यों बना, मोर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मोर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, more the intensity of incident radiation, comma more will be the
photons incident per second, and more will be the electrons emitted and current increases. तो भाई ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट ज्यादा फोटॉन्स लेकर आएगी, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने पर करंट भी ज्यादा होगा। और ये बात भी नॉलेज के लिए लिखते चलिए भाई, एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए तो एक भी गलत ना हो जाए। करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता भाई, करंट का फ्रीक्वेंसी पर खास डिपेंडेंसी नहीं है। करंट डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करोगे, मान लो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूं तो फोटोन ज्यादा एनर्जी लेकर आएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी के साथ निकलेगा, ज्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही निकलेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ना बढ़ाकर अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से फोटॉन्स तो उतने ही आएंगे, बस ज्यादा एनर्जी के साथ आएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी के साथ निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की। लेकिन करंट सर्किट में खास नहीं बदला, करंट उतना ही रहा भाई। करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे, बस ज्यादा एनर्जी के साथ निकलेंगे। उन्हें रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा चाहिएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लेकिन सर्किट में करंट नहीं बदलेगा भाई। तो ये बात बड़े ध्यान से समझ जाइएगा। पहला ग्राफ क्या था कि इंटेंसिटी के बढ़ने से करंट बढ़ता है, इंटेंसिटी के बढ़ने से करंट बढ़ता है, और बिल्कुल सही बात है ये कि इंटेंसिटी के बढ़ने से करंट बढ़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने से ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और इसीलिए सर्किट में करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, इसलिए ये बात हमने जान ली है। और ये बात अगर हमने जान ली है तो मैंने ये भी बता दिया कि करंट सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। और ये बात लिख लीजिए भाई कि अगर आइंस्टाइन की इक्वेशन है h न्यू माइनस न्यू नॉट के, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और EV नॉट बराबर है h न्यू माइनस न्यू नॉट के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर है EV नॉट के, लिखवाया है ये फॉर्मूला आपको। तो लिखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी, भाई ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, फोटोन ज्यादा एनर्जी लेकर आएगा, W नॉट वर्क फंक्शन तो फिक्स है कि इतनी लाइट एनर्जी का यूज करेगा निकलने में, जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी फोटोन लेकर आएगा वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा, रोकने के लिए पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा चाहिएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल आर इंडिपेंडेंट ऑफ, काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। बड़े ध्यान से दो बातें सीख ली आपने भाई, और याद कर लीजिए। इससे पहले लिखवाया करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है।
काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं? फ्रीक्वेंसी पर। क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट ज्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकालेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसे रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेंगे। ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते। करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। भाई इतनी बात अगर जान ली है तो पहला ग्राफ ये था, करंट और इंटेंसिटी में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनाई है हमने, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और सर्किट में उतना ही ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। भाई ग्राफ नंबर 2 इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट कहिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ बनाना है, मुझे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ बनाना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ बनाना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। बड़े ध्यान से समझिए इस बात को। फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी, फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी, फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी एंड सेम फ्रीक्वेंसी, फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी एंड सेम फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है भाई इस तरह से। बड़े ध्यान से समझिए इस बात को। और क्या कहता है भाई ये ग्राफ? सबसे पहले ये जानना जरूरी कि ग्राफ किस किस के बीच में पूछा गया है भाई, ग्राफ किस किस के बीच में पूछा गया है ये जानना बड़ा जरूरी है आपको। इससे पहले वाले ग्राफ में मैंने कहा करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बनाना है कि करंट इंटेंसिटी के साथ किस तरह से चेंज होता है। इंटेंसिटी के बदलने से करंट बदल रहा था, इंटेंसिटी बढ़ने पर करंट बढ़ रहा है, इंटेंसिटी घटने पर करंट घट रहा है, पहला ग्राफ है। इस दूसरे ग्राफ को ध्यान से समझने के लिए पहले तो ये देखिए किस किस के बीच में ग्राफ पूछा भी आपसे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ एनोड पोटेंशियल के साथ बनाना है। फोटो इलेक्ट्रिक का ग्राफ जो है वो भाई इस तरह से एक्स एक्सिस को दोनों तरफ बनाइए, पॉजिटिव वाली साइड भी और नेगेटिव वाली साइड भी। एक्स एक्सिस पर एनोड का पोटेंशियल लिया गया है, ये वो कलेक्टर प्लेट जो थी ना, वो जो कलेक्टर प्लेट है उसके पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पर। और वाई एक्सिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया गया, वाई एक्सिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करी गई। वाई एक्सिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एक्स एक्सिस पर एनोड पोटेंशियल। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, करंट का ग्राफ किसके साथ बनाना है? पोटेंशियल के साथ बनाना है। आगे ध्यान दीजिए इस बात पर क्या लिखा हुआ है, फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी एंड सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलूंगा लाइट की और अलग अलग इंटेंसिटी लेकर ग्राफ बनाना है। ध्यान से समझिए, पेपर में आएगा आपके। नंबर एक बात, कुछ पोटेंशियल है एनोड का, कुछ प्लस का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही होगी। इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जा रहे हैं और सर्किट में कुछ करंट होगा। तो सर्किट में कुछ करंट है, पोटेंशियल एनोड का कम करिए, प्लस के पोटेंशियल को कम करिए, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना कम कर देगी, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से स्लो हो जाएंगे, करंट में ना के बराबर चेंज आएगा। क्योंकि प्लेट सिर्फ सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करने के लिए कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाएं, इसलिए प्लेट लगाई गई है। अदरवाइज उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो अपने आप भाग रहे हैं भाई। तो अगर पोटेंशियल थोड़ा कम किया जाए, करंट थोड़ा सा कम होने लगेगा। लेकिन जब पोटेंशियल जीरो भी कर दूं, अगर मैं प्लेट का, अगर प्लेट का पोटेंशियल जीरो भी कर दिया जाए तो भी करंट जीरो नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है और वो अभी भी दौड़ रहे हैं इस तरह से। तो मैंने इस कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल प्लस से थोड़ा सा कम करना स्टार्ट किया और जीरो किया, करंट भी थोड़ा सा घटा, ना के बराबर घटा थोड़ा सा,
उसके बाद अगर मैं इस प्लेट का पोटेंशियल माइनस में करना शुरू कर दूं और इंक्रीज करने लगूं, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होने लगेंगे और ये रुकने लगेंगे, करंट जीरो होने लगेगा। पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ाते 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 एक ऐसी पॉइंट आई भाई, एक पोटेंशियल ऐसा आया है, इस पोटेंशियल की वैल्यू को, इस माइनस वाले पोटेंशियल को क्या कहेंगे, कट ऑफ पोटेंशियल कहिए या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इसी का नाम है। स्टॉप कर दिया है आपने सब कुछ, या कट ऑफ पोटेंशियल मतलब सर्किट में करंट जीरो कर दिया मैंने। ये ग्राफ बना है जब कुछ I1 इंटेंसिटी थी लाइट की और फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट कर दी गई है भाई, फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहे हैं लाइट की, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, बस इंटेंसिटी को चेंज करूंगा। इस पर पर्टिकुलर इंटेंसिटी थी, I1 इंटेंसिटी थी कुछ, I1 इंटेंसिटी पर ग्राफ बनाया मैंने। देखिएगा ग्राफ करंट और किसके बीच में बनाया गया है, पोटेंशियल के बीच में। अलग अलग इंटेंसिटी के लिए बनाना है। इस बार इंटेंसिटी कितनी थी, I1, ये करंट की कुछ वैल्यू थी। करंट पोटेंशियल घटने से घटते 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 एक टाइम ऐसा आया नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया आपने और करंट जीरो हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस बार जो लाइट है, इस बार जो इंटेंसिटी है वो मैंने पहले से ज्यादा थी मान लो। अगर इंटेंसिटी पहले से ज्यादा थी अगर मान लो, तो करंट भी पहले से ज्यादा रहा होगा इस बार में, और पोटेंशियल के कम होने पर करंट भी कम होने लगेगा। करंट कम होता गया और करंट जीरो हो गया उसी पोटेंशियल पर आकर भाई। इंटेंसिटी पहले से ज्यादा थी तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू पहले से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन पोटेंशियल के घटने पे करंट बिल्कुल घटेगा और घटते घटते उसी पॉइंट पर आकर जीरो हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो लाइट की मैंने बदली नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी तो मैंने बदली नहीं, और उन्हें रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बदला है, इसलिए ग्राफ उसी जगह है। भी ध्यान रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी बदली है मैंने ग्राफ में, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू बदल गई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल करंट जीरो उसी जगह पर आकर हुआ। एक और फ्रीक्वेंसी अगर I3 कर दी जाए, करंट पहले से और ज्यादा रहा, लेकिन इसकी वैल्यू जीरो उसी जगह पर आकर होगी भाई। तो इसकी वैल्यू जीरो उसी जगह पर आकर हो जाएगी। तो ये ग्राफ बनाइएगा कि उसी जगह पर आकर वैल्यू जीरो हो गई है। इस तरह का ग्राफ बनाइए। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ बनाया है वर्सेस किसके, एनोड पोटेंशियल के, फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज एंड सेम फ्रीक्वेंसी। और ये भी लिख दीजिएगा I3 इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी I3 जो है, इंटेंसिटी I3 बड़ी है I2 से, I2 बड़ी है I1 से। I3 पर करंट सबसे ज्यादा, I2 पर कम था, I1 पर बिल्कुल कम था। ग्राफ तीनों में ही ऐसा बनेगा कि पोटेंशियल के साथ करंट घटेगा, एक पॉइंट पर आकर जीरो हो जाएगा, और वो वैल्यू किसकी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की है। तो इस ग्राफ को बड़े अच्छे से भाई समझें। मैंने आपका ग्राफ बनाया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का ग्राफ बनाया है फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज बट सेम फ्रीक्वेंसी पर भाई। एनोड पोटेंशियल के साथ ग्राफ बनाया गया है, सेम फ्रीक्वेंसी थी और इंटेंसिटी लाइट की बदली थी भाई बार बार। तो अलग अलग इंटेंसिटीज पर ग्राफ बनाया। एक बार फिर एक्स एक्सिस पर एनोड पोटेंशियल है भाई, अगला ग्राफ बना रहा हूं। एक्स एक्सिस पर एनोड पोटेंशियल है, वाई एक्सिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वाई एक्सिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। फोटोग्राफ नंबर 3 है भाई ये, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। लिखिएगा इस बार, फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड सेम इंटेंसिटी, फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड सेम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है इस बार। तो ग्राफ बनाना है आपको इस तरह से, और ये ओरिजिन है मान लो इस तरह से।
भाई अब की बार इंटेंसिटी नहीं बदलनी है और बदलनी है लाइट की फ्रीक्वेंसी। ग्राफ कुछ फ्रीक्वेंसी है और कुछ इंटेंसिटी है ग्राफ में, और करंट है कुछ सर्किट में, और पोटेंशियल कम करने पर करंट कम होता जाएगा और एक टाइम पर आकर जीरो हो जाएगा। कुछ न्यू वन फ्रीक्वेंसी थी लाइट की, इंटेंसिटी तो मैंने इस बार कांस्टेंट कर दी है, लाइट की इंटेंसिटी मैंने कांस्टेंट कर दी है, लाइट की इंटेंसिटी मैंने कांस्टेंट कर दी है, फ्रीक्वेंसी न्यू वन थी मान लो कुछ, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ पोटेंशियल के साथ बनाना है। पोटेंशियल कम करने पर करंट कम होने लगा, एक पोटेंशियल ऐसा आया जिस पर करंट जीरो हो गया और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू रही V01 लिख दिया न्यू वन फ्रीक्वेंसी पर। अगर मैं अब लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूंगा, करंट तो नहीं बदलेगा भाई, करंट तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करता, मैंने पहले लिखवाया आपको, लेकिन इंटेंसिटी चेंज नहीं करी है तो करंट की वैल्यू, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट रहा, मैक्सिमम वैल्यू करंट की कांस्टेंट रही, लेकिन क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी बदल दी है भाई, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी बदल दी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बदल जाएगी। अब और अगर मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी है तो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी और ज्यादा पोटेंशियल नेगेटिव में लगाना पड़ेगा करंट को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि न्यू 2 बड़ी है न्यू 1 से और न्यू 3 बड़ी है न्यू 2 से। एक और ग्राफ बनाकर ये बता रहा हूं भाई, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है मैंने तो स्टॉप काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उन्हें रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको करंट की सैचुरेशन वैल्यू नहीं बदली, मैक्सिमम करंट तीनों केस में सेम है क्योंकि इंटेंसिटी तो सेम है तीनों बार भाई। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ एनोड पोटेंशियल के साथ बनाया है इस बार, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर इंटेंसिटी सेम रखकर, क्योंकि इंटेंसिटी नहीं बदली तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू मैंने नहीं बदली है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू मैंने नहीं बदली है इसलिए, लेकिन V0 V2 V3 स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी गई है। 3 ग्राफ आज के लेक्चर में बताए मैंने, आप तो बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा करंट का ग्राफ इंटेंसिटी के साथ बनाइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भाई ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट देगी आपको। करंट का ग्राफ पोटेंशियल के साथ, एक बार सेम इंटेंसिटी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए, फ्रीक्वेंसी बदलूंगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा, करंट नहीं बदलेगा, ऐसे ध्यान रखिएगा। और एक बार सेम फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बदलूंगा तो करंट की वैल्यू बदली, फ्रीक्वेंसी नहीं बदली थी पिछली बार तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदला भाई। तो इतना आज के लेक्चर में गाइस समझेंगे, ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स हमने जो किए उन फॉर्मूलों को समझिए और फिर बात करेंगे हम आगे इस चैप्टर को अगले लेक्चर में लगभग फिनिश कर डालेंगे। थैंक्स गाइस।